जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अमेरिका बराह रास्त बड़े कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर हैं कि इसमें शामिल हो। लेकिन जो सुबह का ज़बरदस्त हमला हुआ है उसके बाद आपने नेतन्याहू के बयानात देखे होंगे, उनका तरीकाकार देखा होगा, उन्होंने मजलूम बनने की कोशिश की है। ऐसे ही जैसे वो अमेरिका को कह रहे हों कि आप खुदारा इसमें शामिल हो जाएं, किसी भी तरह आप आ जाएं, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब जो एक कोशिश अब सबको समझ आ रही है की गई कि किसी तरह ईरान हमला करे, जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिकी अड्डे हैं, उन पर हमला करे ताकि जवाब पैदा हो सके। ईरान ने वो भी नहीं किया है। आप मुत्तफिक हैं कि अमेरिका शामिल नहीं होगा या अमेरिका जवाब ढूंढ रहा है? एक चीज को समझने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से यानी कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी वो अमेरिका में यानी आप वहाँ के जो एनालिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम काम कर रहे हैं और एक यानी वन मैन शो है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी सोच है, फिर वही सोच जो है वो नीचे आ जाती है उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो भी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम जो ट्रंप का मूड है हम उसके खिलाफ आ जाएं ताकि अपनी पोजीशंस को सिक्योर रख सकें। तो ये एक यानी एक बहुत बड़ा इशू है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि वो अनप्रिडिक्टेबल है और उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हाँ एक है कि वो ग्राउंड पे वो नहीं आएंगे, यानी बूट ऑन ग्राउंड जो है वो मुझे खुद भी नहीं लग रहा। लेकिन जो एरियल कैंपेन है या जिस तरीके से यानी इजराइल बार बार कह रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान में कि उसको सिर्फ अमेरिकन जो बम्बर्स है वो उसको तबाह कर सकते हैं, तो उस हवाले तक यानी जो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है। खासकर जो आज का जब हमला हुआ है तो इजराइल जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, हालांकि ईरानियन ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के नीचे जो इजरायली फोर्सेस हैं उनकी यानी इलाज होता था, वहां पे उनकी यानी कुछ कम्युनिकेशंस के वो थे, टूल्स वगैरह वो थे, यानी वो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल ऊपर था लेकिन अंडरग्राउंड मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही थी। तो उसके बाद यानी अभी मैं यहाँ आने से शो में आने से पहले वो खबर देख रहा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के अब उन्होंने दोबारा से डायरेक्टली थ्रेटन किया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनाई को। तो इस लेवल तक अगर बात जाती है तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, खासकर जो सुप्रीम लीडर अगर उनको टारगेट करने की कोशिश होती है इजराइल की जानिब से, तो मेरे ख्याल में ये जो जंग है तो ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी और ये पूरे खिते तक यानी अपने लपेट में मामलात को वो ले सकती है ये जंग। और ऑलरेडी यानी रिजीम चेंज की जो बातें हो रही हैं, इन केस रिजीम चेंज की तरफ चीजें जाती हैं तो जो पाकिस्तान, खासकर हमें फोकस रखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए या रिपरकशंस कि यहाँ पे यानी हम ईरान तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बाद। दूसरा ये कि बहुत क्रिटिकल रीजन है हमारा या प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो हम ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। और इंटरनली अगर ईरान के इस मौजूदा रिजीम को टॉपल किया जाता है तो वहां पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं 2 लाख के करीब उनके पर्सनल है और बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड वो लोग हैं। वो अगर डिसमेंटल होते हैं तो बहुत ज्यादा खदशा है कि वो चीज जाएगी यानी जिस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स इस पूरे रीजन में ऑपरेट करते हैं। ऑलरेडी वो चीज हमने देखी थी जब सद्दाम हुसैन हुकूमत को गिराया गया तो जो सद्दाम के फौज के लोग थे तो वो या अलकायदा में चले गए या फिर वो दाइश में चले गए और उसके बाद हमने सबने देखा कि वहां के मामलात कितने खराब हुए जो अभी तक वो पूरा रीजन भुगत रहा है। तो ये इस तरह के वो हैं कि पाकिस्तान को उस पर फोकस रखना चाहिए। हाँ जहां तक मीडिएशन का तो वो है या डी एस्केलेशन में अगर पाकिस्तान को ये रोल प्ले कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली वो नहीं लगता क्योंकि मीडिएशन के लिए आपको ऐसे यानी पार्टी की जरूरत है जो दोनों को काबिल कबूल हो। ईरान इजराइल के साथ हमारे कोई फॉर्मल रिलेशन है नहीं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ ईरान के साथ है। अब जहां तक ओमान की बात है तो ओमान के यानी अब रिसेंट पास्ट में हमने देखे हैं कि वहां पे इजराइल के ऑफिशियल्स भी आते हैं, वहां पे यानी अमेरिकन भी आते हैं, तो वो एक था सूटेबल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब इस पोजीशन में फिलहाल नहीं है कि वो मीडिएशन करा सकें इस जंग में इजराइल अमेरिका ईरान के बीच में। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। एक आम तासुर भी पाया जाता है कि इसराइल का भी निशाना अगर ईरान है तो उसके बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज बात की है असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर के पाकिस्तान को इस हवाले से नज़रअंदाज इस बात को नहीं करना चाहिए कि अगला निशाना बहरहाल इसराइल का पाकिस्तान ही होगा ईरान के बाद। खालिद चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं जो राय पाई जाती है ये कितनी दुरुस्त है और पाकिस्तान इस मामले को इस तनाजुर में किस तरह देखता है? देखिए हमजा, ओपिनियन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, और एक रेयर पॉसिबिलिटी वो तो ये देखना पड़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी है, ब्राइट है या बड़ी स्ट्रांग है या रेयर है या अनलाइकली है। जहां तक
पाकिस्तान अगला निशाना होने का चक्कर है, तो मैंने फिर अपनी पाकिस्तान की कुवत भी देखनी होती है मैं कमेंट करने से पहले। और ये दुश्मन भी देखता है आप पर, ये नहीं होता कि वो सिर्फ निशाना बनाने का कोई गुलेल या कोई गन का निशाना नहीं है कि आप अगले टारगेट पे चले जाते हैं एक को किल करने या एलिमिनेट करने के बाद, ये नहीं होता। आपने रिस्पॉन्स भी देखना होता है। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने जो अभी रोल प्ले किया हिंदुस्तान की एस्केलेशन में, तो आपने दुश्मन पर एक प्राइस देनी होती है। मैं इसको टर्म यूज करता होता हूं कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करनी होती है ऑफ द वॉर। जी। आपने हिंदुस्तान के साथ हमने क्या किया, हमने 10 तारीख को और 7 तारीख को प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की हिंदुस्तान पर 6+0 करके, और फिर 10 तारीख को हैवी टनेज करके, जो मैं अक्सर चैनल्स पे कह रहा हूं कि 65 की 17 दिन की जंगों से ज्यादा टनेज हमने 5 घंटे में गिराई हिंदुस्तान पर 10 तारीख की सुबह फजर के बाद। हिंदुस्तान को मैसेज ये जाता है कि आप एस्केलेशन कर लें, लेकिन फिर एक कीमत है उसके साथ, एक प्राइस अटैच्ड है। इसराइल ने 45 साल से क्यों ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान पर हमला करता। मैं नौजवान 81 में नौजवान फाइटर पायलट था जब मैं एयरफोर्स में, तो उस वक्त भी मेरी ड्यूटी लगी थी चकलाला नूर खान एयरबेस पर, जो ठीक है। चकलाला होता था, टू प्रोटेक्ट कोहटा न्यूक्लियर प्लांट, जो हमारा उस वक्त न्यूक्लियर प्लांट एक ही जगह थी हमारी, डॉक्टर कदीर खान वहीं पे शायद काम करते हो। तो मैं उस वक्त से हम एयर डिफेंस कर रहे हैं, और हमें एक्सपेक्टेड था कि स्ट्राइक अगर आई हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर तो कहां आएगी, 2 मुल्कों से ही आएगी, और दोनों मुल्क आपको पता है किसकी मैं बात बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये आज का खतरा नहीं है हमें। हमें 1981 जब से मैंने एयरफोर्स में वोट संभाला, हमें उस वक्त का खतरा था। लेकिन 45 साल में अल्हम्दुलिल्लाह क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की जाती है। और जाहिर है हिंदुस्तान को तो हमने की है, इजराइल को भी अंदाजा होना चाहिए कि ये आसान नहीं है। खुदा न खास्ता मैं ईरान को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन हमें ईरान से इक्वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें हम समझते हैं, हमें पता है कि हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। क्या एहसानुल्लाह टीपू साहब, एक खबर ये आई थी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि अब ईरान बात कर रहा है मुज़ाकरात की, लेकिन अब हम मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही ये भी बात आई कि कुछ तैयारे उड़े हैं, 3 तैयारों का जिक्र हो रहा था, ईरान से उड़े हैं, वो ओमान पहुंचे हैं, मस्कत लैंड किए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? ईरान ने तो तरदीद कर दी थी। हाँ, ईरान मुसलसल तरदीद कर रहा है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कल ये इस खबर का आना कि वो व्हाइट हाउस आना चाह रहे हैं, और हो सकता है मैं व्हाइट हाउस के जो गेट्स है उसके लिए खोल दूं। और फिर ओमान के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आई, लेकिन ईरान उसको मुसलसल डिनाई कर रहा है। ट्रंप की तरफ से यानी वो मुसलसल खेल रहा है, वो मुसलसल वो जो नर्व गेम्स होती हैं वो खेल रहा है ईरान के साथ। एक तरफ उन्होंने इसराइल को यानी फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो जिस तरीके से भी वो चाहे ईरान को टारगेट कर सकता है, और दूसरी तरफ फिर भी एक उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक विंडो को खोली हुई है कि अगर इन केस इस प्रेशर में आके ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकता है। एक तरफ वो ट्वीट कर रहा होता है कि ईरान को सरेंडर होना पड़ेगा, एक तरफ वो यानी सुप्रीम लीडर के हवाले से बात कर रहा होता है। तो ये यानी ट्रंप इसी तरीके से वो खेलता है, वो आपके नर्व्स के साथ। और इसमें यानी मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वो मुसलसल ट्रैप होता जा रहा है, और इजराइल जो है वो उनकी तो पूरी शुरू से यही कोशिश है कि किसी तरीके से हम अमेरिका को यहाँ पे ड्रैग कर लें इस जंग में। और फ्यूचर में ये इजराइल का सिर्फ ये नहीं है कि उनके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको वो टारगेट करना चाह रहा है, बल्कि रिजीम चेंज जो है इजराइल उसके हवाले से बहुत सीरियस है।